अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ हसन रज़ा। हम कर रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, अपने इस रिव्यू क्वेश्चन के सफ़र में आज हमने 3 और सवालात हल करने हैं। सो हमारा आज का लेक्चर का टारगेट है 14th, 15th और 16th रिव्यू क्वेश्चन। मैं इन्हें भी हमेशा की तरह डिटेल से डिस्कस करूँगा, तमाम पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा और नोट्स भी बनवाता जाऊँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बगैर किसी वक्त ज़ाया किए जल्दी से चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। अपनी कॉपी पेंसिल्स निकाल के अपने सामने रख लें ताकि आप इन चीज़ों को साथ साथ नोट करते चले जाएं। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा इस चैप्टर का अगला रिव्यू क्वेश्चन 11.14। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या चीज़ बताने के लिए कही गई है। इफ़ वी क्लैप और स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, हमसे कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है, कंडीशन रखी जा रही है कि अगर हम किसी बिल्डिंग, किसी बड़ी ऊंची इमारत के सामने क्लैप करें या कुछ बोलें किसी खास फासले पर, while standing at a particular distance we re-hear our sound, तो हम अपनी उस आवाज़ को जो हमने क्लैप की सूरत में प्रोड्यूस की हो या कुछ बोलने की सूरत में प्रोड्यूस की हो, दोबारा सुनते हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ डज दिस हैपन? स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि इस फिनोमिना को कहते क्या है। अगर आप कहीं पर कुछ बोल रहे हो और आपकी ही आवाज़ आपको दोबारा रिपीटिशन के साथ सुनाई दे, दोबारा सुनाई देना इको कहलाता है। आप पढ़ चुके हैं और आप ये बात एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं कि अगर आप बुलंद पहाड़ों पर खड़े होकर कुछ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं और वही आवाज़ आपको दोबारा सुनाई दे, तो आप कहते हैं कि ये आपकी आवाज़ गूंज रही है, या आपकी आवाज़ की, आपकी साउंड की इको है। स्टूडेंट्स, ये फिनोमेना ना सिर्फ बुलंद पहाड़ों पर होता है, बल्कि यही फिनोमेना एक खाली कमरे में भी एग्जिबिट हो सकता है। एक ऐसा बड़ा हॉल जिसमें कोई सामान ना पड़ा हो, सिर्फ वॉल्स मौजूद हों, तो अगर आप उसमें खड़े होकर कुछ बोलेंगे तो आपके लबों से निकलने वाली साउंड वेव्स मुख्तलिफ वॉल्स के साथ, दीवारों के साथ टकरा के वापस आपके कानों में आएंगी और आपको वही साउंड दोबारा सुनाई देगी और आप कहेंगे कि यह आपकी आवाज़ गूंज रही है, यानी इको हो रही है। स्टूडेंट्स, ये आवाज़ का इको किस वजह से है? चलिए इस पॉइंट को थोड़ी सी और डिटेल में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि ये एक टॉल बिल्डिंग है जिसके नज़दीक बिल्कुल नियर बाय आप खड़े हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आप खड़े लेट्स से क्लैप कर रहे हैं या कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो साउंड आपसे एमिट होगी वो इस बिल्डिंग को टकराएगी। स्टूडेंट्स, टकरा के वापस आएगी। सो टकरा के वापस आना वेव्स की लैंग्वेज में रिफ्लेक्शन कहलाता है। सो रिफ्लेक्शन इज द कॉज, इज द रीजन फॉर द इको ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्शन असल में वजह बनती है इको की, या मैं ये कह सकता हूँ कि साउंड की रिफ्लेक्शन को इको कहते हैं, यानी साउंड का किसी सरफेस से टकरा के वापस आना और हमें दोबारा सुनाई देना इको कहलाता है। तो आपको रीज़न तो समझ आ गई। जो क्वेश्चन था, इफ़ वी क्लैप और स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग व्हाइल स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस वी रीहेयर आवर साउंड आफ्टर सम टाइम। कैन यू एक्सप्लेन हाउ डज दिस हैपन? तो इसका जवाब तो मेजरली आप दे चुके हैं कि दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि हमेशा तो ऐसे नहीं होता। क्या हमेशा रिफ्लेक्शन नहीं होती? आप दोबारा से वो आवाज़ क्यों नहीं सुनते हर केस में, हर बार? उसकी रीज़न क्या है? मैंने ड्यूरिंग लेक्चर इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया था। उसकी रीज़न हमें पता चलती है कंडीशन से। हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर इको। स्टूडेंट्स, इको की यानी आवाज़ को दोबारा सुनने की कंडीशन क्या है? हम इसे लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि आम तौर पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है 343 मीटर्स पर सेकेंड,
और हमारे कानों पर, हमारे एयर्स पर किसी भी साउंड का जो सेंसेशनल इफेक्ट है वो 0.1 सेकेंड्स तक होता है। यानी कि द सेंसेशन ऑफ साउंड इज सेंसेशन ऑफ साउंड दैट लास्ट अप टू 0.1 सेकेंड्स। यानी कि जो भी आवाज़ हम सुनेंगे वो एटलीस्ट 0.1 सेकेंड्स तक हमारे कानों पर असर अंदाज रहेगी। तो अगर हम कोई आवाज़ अगली सुनना चाहते हैं तो इट शुड कम आफ्टर 0.1 सेकेंड्स। वो 0.1 सेकेंड से पहले नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे कान अभी पिछली आवाज़ के असर से फ्री नहीं हुए होंगे, तो हम नई आने वाली साउंड को डिटेक्ट या सेंस नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी पता हो और हमें टाइम भी पता हो तो हम डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे डिस्टेंस से मुराद डिस्टेंस फॉर इको है कि कितने फासले से आवाज़ रिफ्लेक्ट होके आएगी तो हमें रिपीट होकर इको की सूरत में सुनाई देगी। स्टूडेंट्स, आपके पास दो चीज़ें हैं, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। द सिचुएशन इज़ वेरी सिंपल। आप जानते हैं कि वेलोसिटी किसके इक्वल है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप वैल्यूज पुट करें तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी 343 के इक्वल है और टाइम 0.1 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल निकलेगा? 34 मीटर्स के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, द डिस्प्लेसमेंट दैट साउंड शुड ट्रेवल before re-entering into our air should be 34 meters। यानी कि वो फासला जो आवाज़ कम से कम ट्रेवल करे और दोबारा हमारे कानों में दाखिल हो तो हमें सुनाई देगी, वो फासला कम से कम 34 यानी 34 मीटर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये कुल फासला है। कुल फासले से क्या मुराद है? यानी कि ये वो फासला है जो साउंड हमारे सोर्स से ट्रेवल करके सामने हर्डल या दूसरे मीडियम को टकराए और टकरा के फिर वापस आए। सो द टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट शुड बी 34 मीटर्स। तो एक तरफ का वन साइड फासला क्या होगा? स्टूडेंट्स, अगर टोटल 34 है, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर 34 मीटर है तो स्टूडेंट्स वन साइड का क्या होगा? सो वन साइड डिस्प्लेसमेंट इज वन साइड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्टूडेंट्स, इट शुड बी 34 डिवाइडेड बाय 2। सो ये वैल्यू बनती है तकरीबन 17 मीटर्स। यानी कि वन साइड डिस्प्लेसमेंट से मुराद ये है कि सोर्स और हर्डल के दरमियान जो फासला है वो वन साइड डिस्प्लेसमेंट है, यानी सिर्फ जाने का या सिर्फ आने का। इट शुड बी 17 मीटर्स, तो ही आपको अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देगी, यानी सिर्फ उसी सूरत में इको का फिनोमेना होगा। तो मैं आपको दोबारा से यहाँ पे दोनों पॉइंट्स क्लियर कर चुका हूँ कि इको की रीज़न क्या है। स्टूडेंट्स, इको की रीज़न है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और इसकी कंडीशन क्या है? दैट द obstacle or the different medium should be at least 17 meters away from the source of sound. Only in that case you will rehear your sound. Only in that case the echo will happen. So students, ये रीज़न है हमारी इको की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा इस चैप्टर का अगला रिव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। स्टेटमेंट में एग्जामिनर हमसे कहता है, व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज? व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन एयर? एक इंसानी कान के लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? यानी एक इंसानी कान आखिर कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकता है? Does this range vary with age
ऑफ पीपल, क्या ये रेंज लोगों की एज यानी उम्र के साथ बदलती है? क्या इस रेंज में कोई ज्यादती या कमी विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ एज आती है? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जो चीज़ यहाँ पर बतानी है एग्जामिनर को, वो ये है कि इंसानी कान की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है क्या, यानी हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी सुन सकते हैं और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम कितनी सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम रेंज लिखते हैं कितनी है। ज़रा वीडियो को पॉज करें और जल्दी से सोचकर बताएं रेंज कितनी है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बन सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही गेस किया। द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन एयर इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स, इस 20,000 को 20 किलो हर्ट्ज भी आप बहुत जगह पर लिखा देखेंगे, यानी कि इंसानी कान मिनिमम 20 हर्ट्ज सुन सकता है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज सुन सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो फ्रीक्वेंसी मैंने आपके सामने लिखी है, ये बहुत आइडियल केसेस में है। ये आइडियल केस शायद एक छोटी उम्र के इंसान पर ही लागू होता हो, क्योंकि स्टूडेंट्स, बहुत यंग एज में हमारी तमाम सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिवली और बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ काम कर रही होती हैं। तो एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत छोटी उम्र में है, बहुत यंग है, तो उस उम्र में हो सकता है कि वो वाकई 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को भी सुन सके। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हमारे एयर्स की सेंसिटिविटी कम होती जाती है, हमारे एयर्स की एबिलिटी टू सेंस द हायर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती जाती है। तो एक बड़ी उम्र का शख्स, एक बड़ी उम्र का इंसान इतनी हाई फ्रीक्वेंसी यानी 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। सो हम लिख सकते हैं एट हायर एज, बढ़ती हुई उम्र के साथ, ज्यादा उम्र के साथ स्टूडेंट्स, जो फ्रीक्वेंसी लिमिट है वो 20,000 नहीं बल्कि सिर्फ 15,000 तक रह जाती है। सो हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी उम्र में सिर्फ 15,000 हर्ट्ज ही सुन सकते हैं। तो हम मैक्सिमम को लिख देंगे, ये 15,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 15 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है जो हम सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर के अगले रिव्यू क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे इस चैप्टर का एक और अगला रिव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन दैट नॉइज इज न्यूसेंस। स्टूडेंट्स, ये न्यूसेंस क्या होता है? पहले तो इस वर्ड का मतलब सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपसे एक दो दफ़ा पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि अगर आपको वोकैबलरी पता हो, आपको अल्फाज के मतलब पता हो, तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ सकते हैं और डेफिनेशंस को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। सो न्यूसेंस स्टूडेंट्स किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो डिस्टर्बिंग हो। सो समथिंग विच एनॉय or something which is having very unpleasant effect, जो चीज़ आपको तंग कर रही हो, बॉदर कर रही हो, जो annoy कर रही हो, उस चीज़ को nuisance कहा जा सकता है लिटरेचर की टर्म के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि शोर, नॉइज, nuisance कैसे है? स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम nuisance को समझ चुके हैं, अब थोड़ा सा ज़रा नॉइज़ को डिफाइन कर लें। सो व्हाट इज नॉइज? हम अभी कह चुके हैं, अ साउंड विच इज हैविंग अनप्लेजेंट, सो अनप्लेजेंट एंड jarring इफेक्ट
ऑन ह्यूमन ईयर्स। सो एक ऐसी आवाज जो इंसानी कानों को नागवार गुजरे, जिसका इंसानी कानों पर एक अनप्लेजेंट और एक जारिंग तकलीफ दे असर हो, उसे नॉइस कहते हैं। और स्टूडेंट्स, क्योंकि ये असर एक नाखुशगवार है, तकलीफ दे असर है, तो इसीलिए इस असर को न्यूसेंस भी कहा जा सकता है। ये एक एनोइंग इफेक्ट क्रिएट करता है। सो स्टूडेंट्स, ना तो सिर्फ ये एनोइंग इफेक्ट क्रिएट करता है, बल्कि हम इस पॉइंट को डिस्कस भी कर चुके हैं कि इसके इफेक्ट्स अनप्लेजेंट होने के साथ साथ हार्मफुल भी हैं। ये हमारी सेहत को डैमेज भी करता है। सो नॉइज एक न्यूसेंस है। इस बात को हम इस आर्ग्यूमेंट से सपोर्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के नॉइज हमारी हेल्थ को डैमेज करता है। और इसके डैमेजिंग इफेक्ट्स या डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सो स्टूडेंट्स, इसके डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं और आप इसको हार्मफुल इफेक्ट भी कह सकते हैं। So what are the harmful effects of noise on the human health? सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट ये है कि इससे इंसानी कुव्वत समात यानी लिसनिंग या हेयरिंग एबिलिटी भी कम होना शुरू हो जाती है। हेयरिंग लॉस कॉज करता है। सो हेयरिंग लॉस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द नॉइस। ये न्यूसेंस है, ये एक एनोइंग चीज है। इसका एक बड़ा हार्मफुल इफेक्ट ये है कि इससे कुव्वत समात यानी सुनने की सलाहियत कम होती रहती है। स्टूडेंट्स, इसका एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, इट कॉज स्लीपिंग डिसऑर्डर। स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी कि सोने की रूटीन, नींद को यह खराब कर देता है। इंसान को ज़्यादा शोर सुनने की आदत पड़ जाए या अगर इंसान ज़्यादा शोर के अंडर रहे, उसका एक्सपोजर टुवर्ड्स नॉइज अगर ज़्यादा हो, तो उसके रात को सोने की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसका नींद का पैटर्न ख़राब हो जाता है। सो स्लीपिंग डिसऑर्डर आ जाता है। सो स्लीपिंग डिसऑर्डर आप कह सकते हैं। प्लस स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो शख्स डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। सो डिप्रेशन इज ऑल्सो द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द नॉइज। सो ये भी यही बात साबित करता है कि नॉइज इज अ न्यूसेंस। स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम नॉइज की ये भी है कि इट कॉज हाइपरटेंशन। स्टूडेंट्स, हाइपरटेंशन को ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, यानी कि इस नॉइज के ज्यादा एक्सपोजर की वजह से कोई भी शख्स ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी बन जाता है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो इन तमाम इफेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि नॉइज इज़ अ न्यूसेंस। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक एनोइंग चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर हार्मफुल असर भी है और अनप्लेजेंट भी है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इन तीनों क्वेश्चंस को सुना भी है और साथ ही साथ लिखा भी है, नोट भी करते चले गए हैं और लर्न यकीनन आप साथ साथ कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे ये कहा था कि साथ साथ प्रिपेयर करना मच ईजियर, जबकि अगर आप ये सोचें कि आप इसे टेस्ट डेट पे प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्योंकि थोड़े से पुराने हो चुके होंगे, आपको रिकॉल करने में चीज़ों को अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। सो आई होप कि आप चीज़ें साथ साथ लर्न भी करते चले जा रहे हैं। मिलूँगा आपसे आने वाले अगले लेक्चर में फर्दर रिव्यू क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला अगला लेक्चर हमारा रिव्यू क्वेश्चंस का आखिरी लेक्चर होगा। फिर इसके बाद हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल के बाद फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ मूव ऑन करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।